गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो हमको अध्याय 4 पढ़ना है, जो सेकेंड बुक है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति, उसका अध्याय 4 चैप्टर 4 है भारत के विदेश संबंध। ठीक है ना। इस अध्याय में हमको भारत के विदेश संबंधों के बारे में पढ़ना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तब क्या परिस्थितियां थी और स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के पश्चात क्या बदलाव आए, और जो आंतरिक परिस्थितियां भारत की थी और जो बाह्य परिस्थितियां थी, उन आंतरिक और बाह्य परिस्थिति के आधार पर ही जो है भारत की विदेश नीतियां तय हुई। जैसे उदाहरण के लिए किसी परिवार के दूसरे परिवार से संबंध कैसे होंगे या समाज में उसके संबंध कैसे होंगे, उस पर दो फैक्टर काम करते हैं। एक फैक्टर काम करता है जो परिवार की आंतरिक परिस्थितियां हैं, उस परिवार का आंतरिक जो मामला कैसा है, उसके परिवार में भाई बहन हैं, माता पिता हैं, उनके संबंध आपस में कैसे हैं, उनके संस्कार कैसे हैं, और बाहर जो सोसाइटी है वो सोसाइटी कैसी है, उस आधार पर उस परिवार के समाज के अन्य लोगों से संबंध तय होते हैं। इसी प्रकार से किसी राष्ट्र की जो विदेश नीति है या उसके विदेशी संबंध जो है वह दो कारकों पर निर्भर करते हैं। एक, उस राष्ट्र की जो आंतरिक परिस्थितियां हैं, वो आंतरिक परिस्थितियां किस रूप में है, उस देश की भौगोलिक जोग्राफिकल सिचुएशन कैसी है, भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश में रहने वाले लोगों का की सभ्यता और संस्कृति किस तरह की है। इन आधारों पर जब देश की विदेश नीति तय होती है, और बाहरी कारक जो है वह बाहरी कारक किस प्रकार से उस देश पे जो है प्रभाव डालते हैं, इस आधार पर किसी देश या किसी राष्ट्र की विदेश नीति तय होती है और किसी राष्ट्र का दूसरे देशों से संबंध तय होता है। मिसाल के तौर पर जब भारत आजाद हुआ, आजादी हमें कब मिली? 15 अगस्त 1947 को मिली। ठीक है। भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है। तो हमारे जो संबंध थे वो जिन देशों से ब्रिटेन के संबंध अच्छे थे तो उनसे हमारे संबंध अच्छे हुए। ये आजादी से पूर्व की परिस्थितियां थी। ठीक है ना। तो जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, हमारे देश को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। ठीक है। स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति यदि अगर हम देखें, वैश्विक परिदृश्य में देखते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था भाई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब विश्व युद्ध। ठीक है। ये विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर के 1945 तक। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो ब्रिटेन था उसके जितने भी उपनिवेश थे, क्योंकि ब्रिटेन आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था, वह इतनी क्षमता और ताकत में नहीं था कि वह बहुत सारे राष्ट्र जिसके अंडर में उपनिवेश थे उन उपनिवेशों को उसने स्वतंत्र करना शुरू कर दिया। ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आजादी मिली। ठीक। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश की आजादी से इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है भारत के समक्ष चुनौतियां, स्वतंत्र भारत की चुनौतियां क्या क्या थी, है कि नहीं। जब देश आजाद हुआ तब आजादी के साथ साथ हमें जो है एक खुशी महसूस हुई कि हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन हमारे को एक बुरा पल भी देखने को मिला, एक दर्द भी झेलने को मिला। वह था जो है पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, जिसमें सांप्रदायिक दंगे हुए, लाखों की तादाद में लोग मारे गए। ठीक है ना। तो पहली बात ये जब देश स्वतंत्र हुआ तब अंग्रेजों ने यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां निर्मित करके चले गए थे कि हम बेहतर तरीके से जीवन मतलब अपना परिस्थितियों से बेहतर तरीके से निपट सकते हैं कि नहीं निपट सकते हैं। क्योंकि जब देश आजाद हुआ, आजादी के समय दो डिवीजन कर दिए गए, एक भारत बना और एक पाकिस्तान बना। इसके साथ साथ बहुत सारी देसी रियासतें थी, उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया गया था, चाहे तो वह भारत में रहे या पाकिस्तान में रहे। मतलब एक तरीके से एक अराजकता की स्थिति निर्मित करके चले गए थे ब्रिटेन हमारे देश में। ठीक है। अब जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ तब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी कि भाई 3 प्रमुख चुनौतियां थी हमारे देश में। यदि हम देखें कि हमको अपनी संप्रभुता बनाए रखना है। एक तो हमने बहुत आजादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष हुए। ठीक है ना। 1857 से लेकर के 1857 से हमारे देश में क्रांति शुरू हुई, और उससे पहले भी बहुत सारे छिटपुट विद्रोह हुए, किसानों के विद्रोह हुए, जनजातियों के विद्रोह हुए।
ठीक है। ये सारे विद्रोह जो मजदूरों के विद्रोह हुए, ये सारे विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, लेकिन एक सशक्त क्रांति 1857 में हुई और 1857 की क्रांति के बाद से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ तब से लेकर के अंग्रेजों के विरुद्ध हमने लगातार जो स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष चलता रहा। ये स्वतंत्रता संघर्ष हमारा केवल भारत में जो था वह वैश्विक पटल से भी प्रभावित था, क्योंकि विश्व के बहुत सारे देशों में जो स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतियां हो रही थी, हमारे देश के लोग भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो विश्व की क्रांतियों से प्रभावित थे। जैसे रूस की क्रांति हुई थी उससे हम प्रभावित थे, ठीक है, 1917 में हुई थी, 1917 में हुई थी, या हम विश्व में जहां भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उन स्वतंत्रता आंदोलनों से, उन विचारधाराओं से हम प्रभावित थे। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, हमने आजादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष जो किया, अब हमें आजादी मिली है तो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये थी, क्योंकि विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो चुकी थी। एक तरफ किसकी स्थापना हो चुकी थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। फिर पहली स्थिति थी, दूसरी स्थिति थी ये कि यूएनओ का गठन हुआ था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसके साथ साथ तीसरी कंडीशन ये थी कि शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था, शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था, विश्व दो खेमे में बटा हुआ था। ठीक है, एक तरफ सोवियत संघ रूस था तो दूसरी तरफ जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में दो बड़ी महाशक्तियों के बीच में अपने आप को जो है अपनी नीति तय करने में बहुत बड़ी चुनौती थी कि हम अपनी संप्रभुता को कैसे बनाए रखें। हमने ब्रिटेन से आजादी प्राप्त की थी, बहुत लंबा समय हमने गुलामी का झेला था। अब हमारे लिए जब हम स्वतंत्र हुए तो हम किसी गुट में शामिल हो जाएं तो एक नई तरीके की गुलामी में शामिल होना होगा, एक तरीके नए तरीके से उपनिवेश बन जाना होगा। कहीं ना कहीं हम यदि अगर मान लीजिए कि यूएसए यह पूंजीवादी गुट है, ठीक है ना, ये कौन सा किसका नेतृत्व करता था? ये पूंजीवादी समूह के देशों का नेतृत्व करता था। ठीक है, और एक यूएसएसआर था, ये सोवियत संघ रूस था। ठीक है, ये सोवियत संघ ये किस गुट का समर्थक था? साम्यवादी गुट का समर्थक था। तो विश्व की दो महाबड़ी शक्तियां थी, वो अपने सिद्धांतों के अनुरूप जो है लोगों को अपने अपने पाले में करना शुरू कर दिया था। ठीक है, यूएसए पूंजीवादी गुट का समर्थक था, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश थे। यहाँ पर पूर्वी यूरोप और रूस जैसे देशों ने जो साम्यवादी गुट के समर्थक थे। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि हम पूंजीवादी गुट में शामिल हों या साम्यवादी गुट में शामिल हों। तो इस पर निर्णय लिया गया कि एक तो हमने ब्रिटेन से आजादी हमें जो प्राप्त हुई है, हमारे एक लंबा संघर्ष, स्वतंत्रता संग्राम का हमने जो लड़ा है अंग्रेजों के खिलाफ, और हमने जो आजादी प्राप्त की, तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम अपनी संप्रभुता को बरकरार रखें। संप्रभुता का बरकरार रखना मतलब सोवर्निटी का मतलब यह होता है कि भारत के आंतरिक और बाह्य मामले का जो निर्णय होगा वो भारत के ही लोग लेंगे, कोई बाहरी ताकत उसको तय नहीं करेगी। ठीक है, अब यदि अगर हम किसी यूएसए के गुट में शामिल हो जाते हैं, मान लीजिए पूंजीवादी गुट में शामिल हो गए या साम्यवादी रूस के गुट में शामिल हो गए, तो सबसे बड़ी बात क्या थी कि फिर हमें इन गुटों की दादागिरी को स्वीकार करना पड़ता, कहीं ना कहीं इनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती, कहीं ना कहीं जो स्वच्छंदता थी, कहीं ना कहीं जो स्वतंत्रता थी वह बाधित होती। इसीलिए सबसे पहली चुनौती हमारी थी संप्रभुता को बरकरार रखना। दूसरा, हमारे देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है, इस क्षेत्रीय अखंडता को, ये जो दूसरी क्षेत्रीय अखंडता थी, इस क्षेत्रीय अखंडता को भी बरकरार रखना हमारे लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, अब क्योंकि देखिए जब देश आजाद हुआ, पहले हमने संप्रभुता को समझ लिया, दूसरी बात क्षेत्रीय अखंडता क्या थी। जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पे मैं आपको नक्शे से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जब देश आजाद हुआ तो यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी ढेर सारी रियासतें थी, भोपाल रियासत थी, यहाँ कश्मीर थी, यहाँ पर जूनागढ़ थी, ऐसी ढेर सारी रियासतें छोटी छोटी थी जो लगभग भारत के 48% हिस्से को कवर करती थी। देसी रियासतें कितने हिस्से कवर करती थी? 48% जो देसी रियासतें थी, इनको अंग्रेजों ने यह कह दिया था कि आप चाहे तो भारत में रहें या पाकिस्तान में शामिल हो। यह देसी राजाओं के विवेक पर निर्भर कर दिया था। यदि यह देश स्वतंत्र रहते तो यह पूरा भारत एक संगठित भारत नहीं कहलाता, बल्कि अराजक स्थितियां निर्मित होती। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से टोटल 562 रियासतों में से 13 रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित हो गई, 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। 3 जो रियासतें थी, जम्मू कश्मीर
और आपका हैदराबाद और यहाँ पर जूनागढ़, ये 3 रियासतों में जम्मू कश्मीर को हमने विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया। इसके बाद जूनागढ़ को हमने किसके माध्यम से शामिल किया, जनमत संग्रह के माध्यम से। हैदराबाद में हमने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से। इन 3 रियासतों को इस तरह से हमने 552 रियासतें भारत में शामिल हुई और 13 रियासतें जो थी, माफ कीजिएगा यहाँ पर 565 काम आया, ठीक है ना, 565 का, ठीक है। तो 565 रियासतों में से 552 रियासतें भारत में शामिल हुई और 13 रियासतें पाकिस्तान में गई। ब्रिटेन, जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हमारे देश को छोड़ा, तब यहाँ पर एक ऐसी अराजकता की स्थिति उत्पन्न करके चले गए थे कि ये देश कई टुकड़ों में बिखर जाए। उनकी जो मानसिकता थी उससे यह पता चल रहा था। तो सबसे पहली बात ये थी कि हमारे लिए जो चुनौती थी वो क्षेत्रीय अखंडता को बरकरार रखना है। तो ये जो रियासतें थी, छोटी छोटी रियासतें थी, इन रियासतों को भारत में शामिल करने का काम किया गया। इसके पश्चात तीसरी स्थिति यह थी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इसकी बहुत बड़ी आबादी, एक टाइम बगैर खाना खाए सोती थी, कह लीजिए। भुखमरी और बेरोजगारी का बहुत बड़े स्तर पर जो है एक बहुत बड़ी समस्या थी हमारे देश के लिए कि हम लोगों का पेट भर सकें, इतनी बड़ी आबादी को, इतनी बृहद आबादी को के भोजन की आपूर्ति हम कर सके। तो इसके लिए जरूरी था क्या, तीव्र गति से विकास करना। क्या करना, तीव्र गति से विकास करना। अब भारत की जो विदेश नीति और विदेशी संबंध थे वह इन 3 कारकों पर निर्भर होने थे। इसके साथ साथ यदि हम ज्योग्राफिकली देखें तो पाकिस्तान हमारा जो एक बहुत बड़ा शत्रु था, जिसका डिवीजन ही सांप्रदायिकता और धर्म के आधार पर हुआ था। और ये आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध उतने बेहतर कभी नहीं रह पाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये थी कि यदि अगर हमारे देश की विदेश नीति तो समरूपता, क्षेत्रीय अखंडता और तीव्र गति के विकास को तत्कालीन उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन 3 उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की विदेश नीति को तय करने का प्रयास किया, ठीक है। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, ठीक है। हमारे विदेश नीति का मुख्य आधार क्या था, गुटनिरपेक्षता की नीति, ठीक है। अब जब गुटनिरपेक्ष एक्चुअल में क्या था कि जब देश आजाद हुआ था तो आजादी के समय बहुत 2 जो संगठन थे, उन 2 संगठनों में यदि हम कहें कि एक तरफ अमेरिका था और एक तरफ रूस था, तब उस समय तत्कालीन बहुत सारे जो विद्वान थे उन्होंने ये बात कही, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हों या जनसंघ पार्टी के भी लोग हों, उन्होंने ये सिफारिश की थी, अपनी राय दी थी कि भारत को अमेरिका से संबंध बेहतर करने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि शुरुआती दौर पर जो है भारत और अमेरिका के संबंध बेहतर नहीं थे, ठीक है। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी, ये गुटनिरपेक्षता की नीति में कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू के व्यक्तित्व का प्रभाव दिखाई देता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यही कहा था कि हमने अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाई है और एक गुलामी से हम छुटकारा पाए हैं, और कहीं ना कहीं यदि हम पूंजीवादी या साम्यवादी गुट में शामिल होने का मतलब ये कि यदि हम किसी एक गुट में भी शामिल होते हैं तो स्वतः ही दूसरे गुट से हमें दुश्मनी मोल लेना पड़ेगा, मतलब स्वतः ही दूसरे देश से हमारी से दुश्मनी हो जाएगी। इसके साथ साथ जिस गुट में हम शामिल होंगे तो हमारी कहीं ना कहीं जो संप्रभुता है उसे धक्का पहुंचेगा। और भारत ने आजादी के पहले से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह नीति रही कि जहां जहां पर भी स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष हुए उन स्वतंत्रता आंदोलनों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और भारत सरकार ने अपना समर्थन दिया है। देश जब आजाद हुआ, आजादी के बाद जिन जिन देशों में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष चल रहे थे, जैसे कि इंडोनेशिया में 1949 में वहां पर जो स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, तो भारत सरकार ने एशिया वर्ल्ड मतलब एशियन कॉन्फ्रेंस बुलाई, एशियाई सम्मेलन बुलाया, जिसमें इंडोनेशिया की आजादी के लिए भारत सरकार ने अपना समर्थन दिया। और भारत सरकार ने उस समय अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति के लिए कुछ चीजें उन्होंने तय की। पहली बात यह है कि जिन देशों में भी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे हैं, पहली बात ये, जिन देशों में भी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे हैं उन स्वतंत्रता संघर्ष को अपना समर्थन देना, ये भारत ने अपने विदेश नीति के मौलिक तत्वों में शामिल किया। दूसरी बात ये कि उपनिवेशवाद का विरोध करना, उपनिवेशवाद का विरोध इस भारतीय विदेश नीति के महत्वपूर्ण तत्वों में शामिल। सबसे महत्वपूर्ण तत्व गुटनिरपेक्षता था, ठीक है ना। उसके साथ ही स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन देना, उपनिवेशवाद का विरोध करना, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब इसका विरोध करना, ठीक है। तीसरा पॉइंट
यह था कि जो साम्राज्यवादी नीति है, ठीक है ना, विस्तारवादी नीति जो है, जिस तरह से चीन अपने कई देशों के साथ उसके सीमा विवाद चल रहे हैं, साम्राज्यवादी नीति या विस्तारवादी नीति का विरोध करना, यह भारत के मौलिक तत्वों में विदेश नीति में शामिल था। तो जब गुटनिरपेक्षता की नीति को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आगे बढ़ाया तो उनका उद्देश्य यह था कि भारत के विकास के लिए, क्योंकि हम इतने ताकतवर देश नहीं थे कि हम लोगों से दुश्मनी मोल दे सकें, या हम आर्थिक रूप से इतने संपन्न नहीं थे कि बगैर दूसरे देशों के विदेशी संबंध के बगैर हम अपने देश का विकास कर लें। हमें जरूरत थी, चाहे वो अमेरिका हो जो पूंजीवादी ग्रुप के समर्थक देश, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उन देशों की भी हमें जरूरत थी, उनसे भी हमारे संबंध बेहतर हो ताकि हमारे देश का विकास हो सके। हमें रूस से भी अच्छे संबंधों की जरूरत थी, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पर जो है भारत के अमेरिका से उतने बेहतर संबंध नहीं थे, ठीक है। हमारा झुकाव कहीं ना कहीं रूस से हमारे संबंधों में बेहतर देखने को मिला। तो शुरुआत हमारे भारत और रूस के संबंध बेहतर थे, और इन्हीं कारणों से अमेरिका ने किसको समर्थन देना शुरू किया? पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू किया। तो ये कुछ कारण थे जो भारत और भारत की विदेश नीति को तय करते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ ज्योग्राफिकली यदि हम देखें तो जो पाकिस्तान है वो हमारा पड़ोसी देश था, ठीक है, समझ रहे हैं। पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी देश था, और ये पड़ोसी देश के साथ हमारे जो संबंध कटु थे, और पाकिस्तान ने इसको समर्थन देना शुरू किया, अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन देना शुरू किया, और यही वजह से शुरुआती दौर पे भारत और अमेरिका के संबंधों में तल्खी पैदा हुई, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई देश हैं उनसे भी अपने संबंधों को बेहतर करने का प्रयास उन्होंने किया, और उनका यह मानना था कि आगे जो भविष्य होगा वह एशिया के देश ही वैश्विक पटल पर अपना एक बेहतर भविष्य दिखा पाएंगे, अपना एक बेहतर ताकत के रूप में उभर पाएंगे, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो गुटनिरपेक्षता की नीति थी उसका तीव्रता के साथ प्रसार किया, और जितने भी एशियाई और अफ्रीकी देश थे जो उस समय कहीं ना कहीं किसी पश्चिमी यूरोपीय देशों के गुलाम थे, उनसे जो स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको एक मंच में लाने का प्रयास इस गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से किया। इवन उन्होंने 1945 में ही एशियाई सम्मेलन, जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था तब उन्होंने एशियाई सम्मेलन बुलाने का प्रयास किया, ठीक है। और 1949 में उन्होंने जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया के स्वतंत्रता आंदोलन को भारत सरकार ने समर्थन दिया, ठीक है। इंडोनेशिया में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे उसमें भारत सरकार ने अपना समर्थन दिया, और दुनिया को बतला दिया कि भारत निवेशवाद का विरोध करता है, और दुनिया के किन्हीं भी देशों में कोने कोने पर जहां भी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा है भारत उसका समर्थन हमेशा और सदैव करता रहेगा। साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति का भी भारत ने विरोध किया। तो यह भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में शामिल होते हैं। उसके बाद भारत ने क्या किया? 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर है बांडुंग में सम्मेलन हुआ, ठीक है। क्या हुआ भाई? बांडुंग एक इंडोनेशिया का शहर है, वहां पर एक सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और मार्शल टीटो जो है कहां के? यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। यहीं पर इस बांडुंग सम्मेलन में इन प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में एक जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्षता नीति थी, इस गुटनिरपेक्ष नीति के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन तय किया गया, और सितंबर 1961 में यहीं पर गुटनिरपेक्षता की नीति तय हुई, और सितंबर 1961 में बेल्जियम के बेलग्रेड में, कहां पर? बेलग्रेड में, ठीक है, बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन आयोजित हुआ, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां पर हुआ? तो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं NAM। क्या बोलते हैं? NAM। नाम मतलब होता है N फॉर नॉन, A फॉर अलाइंड, मूवमेंट, M फॉर मूवमेंट।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन, सबसे पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां पर हुआ? सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। क्वेश्चन ये बनेगा, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहां हुआ? सितंबर 1961 में। फिर एक पूछा जाएगा कि बांडुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 में। ये बांडुंग कहां पर है? इंडोनेशिया में है, ठीक है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की गुटनिरपेक्ष आंदोलन को शुरू करने वाले कौन है? ठीक है, इसके प्रणेता कौन है? इसके प्रणेता कौन है? पंडित नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर है, मार्शल टीटो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्नो। ये इनकी कहीं ना कहीं इनके विचार और इनके व्यक्ति इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन में देखने को मिलती है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। अब अच्छा, ये गुटनिरपेक्ष नीति अपनाए जाने के कारण क्या थे, इस पर भी हम फोकस करते हैं। विश्व दो खेमे में बढ़ गया। एक यूएसए का पूंजीवादी गुट, मैं केवल इस गुट के नेताओं के नाम लेता हूं, ठीक है ना। मतलब यूएसए है इसका नेता और सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर, ठीक, ये साम्यवादी गुट, ठीक है। ये कौन सा गुट है? साम्यवादी गुट, ठीक है। अब इसने शीत युद्ध के बाद जो है आपस में विश्व दो खेमे में बटा हुआ, और इनके बीच में जो हमने पिछली क्लास समकालीन विश्व राजनीति में हमने इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं डिटेल से, है ना। मैं यहाँ पर शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। इनके बीच में इतनी मतलब खाइयां दूरियां बढ़ गई कि इस पूंजीवादी गुट ने इस साम्यवादी गुट के विरुद्ध में एक संगठन बनाया, नाटो। कौन सा संगठन बनाया? नाटो। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया हूँ, है ना। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहां पर है? ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय कहां पर है नाटो का? ब्रुसेल्स में, ठीक है। बेल्जियम में शायद में इसको मैं क्लियर कर देता हूं, बेल्जियम में शायद ये ब्रुसेल्स 1949, ठीक है। 1949 में जो है ये ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ है। 1949 में ये ऑर्गेनाइजेशन गठित हुआ है। हाँ, ब्रुसेल्स में मुख्यालय है। ये जो ब्रुसेल्स है ये बेल्जियम का शहर है, और जो मैंने बेलग्रेड बताया था उसको ठीक कर लीजिएगा, वो सर्बिया का एक शहर है ना, ठीक है ना। सर्बिया का शहर है, सर्बिया का शहर है बेलग्रेड, और ब्रुसेल्स कहां पर है? बेल्जियम में, ठीक। तो ये नाटो का मुख्यालय है कहां पर? ब्रुसेल्स में है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स 1949, ठीक है। बेलग्रेड है, हाँ बेलग्रेड, ठीक है। ये पहला सम्मेलन कहां हुआ था? ये इसका नॉन अलाइंड मूवमेंट का, है ना, बेलग्रेड में हुआ था पहला सम्मेलन, 1961 में हुआ था। ये आपको याद रखना है। अब ये जो यूएसए ने जो नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर, और वार्सा पैक्ट हुआ। यहां पर इसके विरुद्ध में, समझिएगा, किसके विरुद्ध में? इस नाटो संगठन के विरुद्ध में साम्यवादी गुट ने वार्सा पैक्ट एक सैन्य संगठन बनाया। इस तरह से अब ये जो दोनों देश के बीच में जो लड़ाई थी वह धीरे धीरे तीव्रता से एक दूसरे के विरुद्ध जंगी लड़ाई में तब्दील होने लगी थी। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को बढ़ावा देना शुरू किया, ठीक है। उद्देश्य यही था कि दो देशों के बीच, दो गुटों के बीच जो होने वाला विवाद है, उन विवादों को, उन तनाव को कम करना, और तटस्थ इस तरह से अपनी नीति को आगे बढ़ाना ताकि दोनों गुटों के बीच में जो विवाद है तीसरे मतलब विश्व युद्ध की तरफ आगे ना बढ़े और तनाव का एक लेवल कम हो, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए जब गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उस नीति को ध्यान में रखते हुए 1956 में जो मिस्र में स्वेज नहर है, इस मिस्र के स्वेज नहर विवाद में
भारत ने पूंजीवादी गुटों का विरोध किया, ठीक है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन का जो मिस्र के विरुद्ध स्वेज नहर को लेकर के जो युद्ध छिड़ने की नौबत आई, तब भारत सरकार ने फ्रांस और ब्रिटेन की नीतियों का विरोध किया, ठीक है। लेकिन वहीं इसी साल 1956 में ही जब रूस ने यूरोप के एक शहर हंगरी पर आक्रमण किया, तब भारत ने रूस का इस बात में विरोध नहीं किया। यही कारण था कि यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना हुई। जब आप तथ्यों के आधार पर और मूल्यों के आधार पर जब आप निर्णय ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में जब आपने ब्रिटेन और फ्रांस की नीतियों की आलोचना की, इसके लिए उनके विरुद्ध जो है अपनी बात कही, तब आपने रूस ने जब हंगरी पर आक्रमण किया था, तब आपने रूस की नीतियों की आलोचना क्यों नहीं की, है ना। उस समय रूस सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है ना, सोवियत संघ हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर गुटनिरपेक्षता की नीति की आलोचना भी हुई, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर मिटाजुट की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। तो ये था हमारे भारत की विदेश नीति के बारे में और दूसरे देशों से संबंधों में। अब हम देखते हैं कि भारत के दूसरे देशों यानी पड़ोसी देशों से हमारे संबंध कैसे थे। तो हम यहाँ पर देखते हैं भारत और चीन संबंध के बारे में, ठीक है ना। भारत और चीन के संबंध कैसे थे, इस पर हमको फोकस करना है। देखिए, एक बात तो क्लियर थी कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब भारत में सदैव जो भी स्वतंत्रता संघर्ष चल रहे थे, जो पश्चिमी देशों से जो अपने आप को स्वतंत्र कर रहे थे, उसको भारत ने हमेशा बढ़ावा दिया। तो यही था कि चीन में जब क्रांति हुई, चीन में क्रांति कब हुई भाई? 1949 में हुई, ठीक है। तो चीन की क्रांति, चीन में 1949 में जब क्रांति हुई और यह पश्चिमी देशों से मतलब ब्रिटेन से जब स्वतंत्र हुआ चीन, तब 1949 में जो चीन में जो क्रांति हुई थी, इसे भारत ने समर्थन दिया। इस क्रांति को भारत ने क्या दिया? समर्थन दिया, ठीक है। भारत ने इसका समर्थन दिया और चीन की इस क्रांति पर जो साम्यवादी सरकार बनी, कौन सी सरकार बनी? साम्यवादी सरकार बनी। इस साम्यवादी सरकार को भारत सरकार ने सबसे पहले मान्यता दी। भारत ने सबसे पहले इस साम्यवादी सरकार को, चीन में बनी इस साम्यवादी सरकार को भारत ने मान्यता दी, ठीक है। भारत एक पड़ोसी होने के नाते चाइना के साथ हमने अच्छे संबंध बनाने के सदैव प्रयास किए, ठीक है। आगे बढ़े, इतना लिख लीजिए। चीन में क्रांति कब हुई? चीनी क्रांति कब हुई? क्वेश्चन बनेगा 1949 में। वहां पर कौन सी सरकार बनी? साम्यवादी सरकार बनी। ये क्वेश्चन आपका बनना तय है। चीनी क्रांति कब हुई? तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 1949। अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने चीन से अपने संबंध बरकरार रखने के लिए 29 अप्रैल, कब? 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के मध्य, भारत और चीन के मध्य पंचशील समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ? पंचशील समझौता हुआ, ठीक है। ये दो देशों के बीच में जो है 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समझौता हुआ कि कोई भी देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा, एक दूसरे देशों की जो नीतियां हैं उनका सम्मान करेगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करेगा, ठीक है। तीसरी बात ये थी कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले पर जो है दखलंदाजी नहीं करेंगे। ऐसे 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसे पंचशील समझौता कहते हैं। 29 अप्रैल 1954 को हुआ, भारत और चीन के बीच हुआ। उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और चीन के जो राष्ट्रपति थे, चीन के प्रमुख थे, वो कौन थे? चाउ एन लाई थे, ठीक है। कौन थे? चाउ एन लाई, ठीक है, ठीक है।
देखिए पंचशील जो समझौता हुआ था वो विश्व शांति और सुरक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुआ था। पंचशील जो समझौता हुआ था वह किन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुआ था? विश्व शांति, ठीक है ना, विश्व शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह समझौता हुआ था। ठीक है, समझ रहे हैं बात को? ये जो पंचशील समझौता हुआ था ये किस बिंदु को ध्यान में रखते हुआ था? विश्व शांति और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। कब हुआ था यह समझौता? 29 अप्रैल 1954 को। किन देशों के बीच में हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री और चाउ एन लाई। लाई का मतलब होता है झूठा, लाई का मतलब होता है झूठा, ठीक है। ये अंग्रेजी लाई का मतलब क्या होता है? झूठा। ये इन्होंने यहाँ पर क्या किया भाई? पंचशील समझौता किया, नारा दिया गया हिंदी चीनी भाई भाई, लेकिन बाद में चीन ने हमें धोखा दे दिया 1962 में आक्रमण करके, हम उसको समझते हैं। ठीक है, अब यहाँ से समझ लीजिए कि ये पंचशील समझौता हुआ। इस पंचशील समझौते में एक ये बात कही गई कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन चीन ने हमारी पीठ पर छुरा भोंका, ठीक है, मतलब पीछे से उसने वार किया। हमने चीन पर विश्वास किया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता में कमी थी। ये आलोचना अक्सर पंडित जवाहरलाल नेहरू की जाती है कि उन्होंने चीन को बहुत कम आंका। हमने चीन से अच्छे संबंध बनाने के प्रयास किए, लेकिन चीन ने हमें धोखा दिया और बाद में भारत पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, हुआ क्या कि चीनी राष्ट्रपति यह समझ रहे थे कि भारत ने जो संधि और समझौता किया, पंचशील समझौता, उसमें वह तिब्बत को आंतरिक मामला समझ रहे थे चीन। यहाँ से आपको मैं चित्र बना के समझाऊंगा तब आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक, अब यहाँ पर समझ लीजिए कि ये तिब्बत का पठार है इधर, ठीक है, यहाँ पर क्या है? तिब्बत का पठार है। ये तिब्बत का पठार है और यहाँ पर चाइना है। ठीक है, ये चीन ने क्या किया 1958 में? कब? 1958 में चीन ने भारत तिब्बत के पठार पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जो तिब्बती लोग रहते थे वे तिब्बती लोग स्वायत्ता चाहते थे, समझ रहे हैं? स्वायत्ता मतलब जो है स्वतंत्रता चाहते थे, अपनी एक स्वतंत्र ऑटोनॉमी चाहते थे। और भारत और चीन के बीच में ये एक बफर स्टेट की तरह था। बफर स्टेट मतलब दो बड़े राष्ट्रों के बीच में छोटा सा क्षेत्र या देश बफर स्टेट कहलाता है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? अब क्या हुआ भाई कि 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। क्लियर हो गई बात? दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, दोनों देश विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे, एक दूसरे के सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करेंगे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पंचशील समझौता किया गया 1954 में। लेकिन जब 1956 में क्या हुआ कि चीन के प्रमुख चाउ एन लाई जब भारत आए और उसी समय तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, ठीक है ना, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जब भारत आए थे, उन्होंने इस बात के लिए भारत को आगाह किया था कि चीन तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। चीन जो क्या कर रहा है? तिब्बत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, और 1958 में चीनी सेना ने क्या किया कि तिब्बत पर आक्रमण कर दिया और वहां पर उन्होंने जब आक्रमण किया तब तिब्बत के लोगों ने इसका विद्रोह कर दिया। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए जो तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा थे, कौन? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा, ये तिब्बत से भागकर भारत में आ गए और 1959 में भारत में शरण ली। किसने शरण ली? तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने। कब शरण ली? 1959 में ली। ठीक है, 1958 में चीन ने तिब्बत के क्षेत्र में चीनी सेना ने आक्रमण कर दिया और तिब्बती लोग भाग करके, जिसमें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा है, और आज भी 1958 से लेकर के 2021 तक आज भी तिब्बती लोग जो है भारत और विश्व के अन्य देशों में जाकर के शरण ले रहे हैं। ठीक है, चीन ने भारत को यह आश्वस्त किया था जब 1956 में दलाई लामा ने ये बात ये बताया कि
चीन तिब्बत पर आक्रमण कर सकता है, तब चीन ने यह बात कही कि तिब्बत को स्वायत्तता दी जाएगी। चीन भारत पे आक्रमण नहीं कर रहा है। उन्होंने और जब आक्रमण किया और उसके बाद चीन ने कहा कि जब दलाई लामा को भारत सरकार ने अपने यहाँ शरण दी, तब चीन ने कहा कि भारत ने चीन के आंतरिक मामले में दखलंदाजी की है। समझ रहे हैं? भारत ने चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी की है। इस तरह से चीन ने भारत की नीतियों का विरोध करना शुरू कर दिया और यहाँ पर दो प्रकार के विवाद शुरू हुए। भारत और चीन के बीच में जो संबंध खराब हुए, देखिए हमने 1954 में क्या किया, पंचशील समझौता किया, लेकिन भारत और चीन के बीच में जो विवाद शुरू हुआ और चीन ने जब हमारे ऊपर आक्रमण किया, इसकी दो वजह सामने आई। एक वजह थी जो सबसे प्रमुख वजह थी, एक पहली बात तो ये थी कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा विवाद है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा विवाद है, ये प्रमुखता से था, ठीक है ना। और दूसरा जो तिब्बती धर्मगुरु थे दलाई लामा, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत ने जो 1959 में शरण दी थी, इन दो मुख्य कारणों से भारत और चीन के बीच में विवाद बढ़ गया। ठीक है, जब तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत ने अपने यहाँ शरण दी, तब चीन ने कहा कि यह भारत को कहा कि यह चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है, चीन के आंतरिक मामले में आप यह दखल दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ इससे ये मुद्दा तो था, लेकिन इससे पहले ये मुद्दा भी चल रहा था, भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा विवाद चल रहा था। ठीक है, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम याद रखिएगा, वो एग्जाम में पूछता है, मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है, इसे कौन सी रेखा कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय रेखा। किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो ये अंतरराष्ट्रीय रेखा मैकमोहन रेखा है, इस मैकमोहन रेखा को चीन नहीं मानता है। भारत ने कहा कि यह ब्रिटिशर्स अंग्रेजों के द्वारा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा तय कर दी गई है। तब चीन ने कहा कि हम अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई सीमा रेखा को नहीं मानते हैं। ठीक है, और चीन ने क्या किया कि देखिए भाई, चीन ने क्या किया कि यहां पर ये जो, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाने की कोशिश करता हूं, तब आपको समझ में आएगा। भारत का पूरा नक्शा न बना करके केवल ये वाला हिस्सा मैं आपको थोड़ा सा बड़ा बता देता हूं। ठीक है, तो ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को चीन ने अपना बताया, जिसे अक्साई चीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्साई चीन। ठीक है, अभी बात तो सुनिए, आप पूरी बात सुन लें, फिर उसके बाद सवाल कीजिएगा, है ना। तो ये वाले हिस्से को चाइना ने क्या कहा कि ये हिस्सा हमारा है। भारत ने कहा कि ये जो लाइन है यहां से, ये दो हिस्से पर हुआ भाई, भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा मैकमोहन रेखा का जो विवाद है, वो एक पश्चिमी हिस्से पर, और यहाँ पर ये जो पूर्वी हिस्सा, इस हिस्से पर जो है विवाद चल रहा है भारत और चीन के बीच में। तो चीन ने कहा कि ये जो अक्साई चीन वाला हिस्सा है, ये चीन का हिस्सा है। ठीक है, और उन्होंने एक ये वाले हिस्से पर जो है अपनी दावेदारी शो की, है ना। उन्होंने बताया कि जो अंतरराष्ट्रीय रेखा मैकमोहन रेखा, इसे हम नहीं मानते हैं, ये अंग्रेजों के द्वारा तय की गई लाइन है। और भारत ये कहता है कि अंग्रेजों के द्वारा जो मैकमोहन रेखा तय की गई, वहीं से भारत और चीन की सीमा रेखा तय होती है। 1958 से 1968 के बीच में जो है, चाइना ने हमारे इस क्षेत्र पर अधिकार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और इस क्षेत्र को लेकर के, और यहां पर भी चाइना ने अपना आक्रमण शुरू कर दिया, दोनों छोर पर, पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर पर। ये जो वर्तमान अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एक प्रांत का नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश। इसे पहले नेपा कहते थे, इसे पहले क्या कहते थे? नेपा नाम से जाना जाता था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेपा नाम से जाना जाता था। नेपा का फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। नेपा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आप लिख लीजिए। नेपा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, स्पेलिंग आप मिला लीजिएगा, एजेंसी। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी मतलब उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र। ठीक है ना,
उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर। तो यहां पर ये जो नेफा था, इस पर चीन ने अपना अधिकार करने बतलाया, और यहाँ पर इस क्षेत्र पर जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, लद्दाख वाला क्षेत्र है, इस लद्दाख वाले क्षेत्र पर चाइना ने अपना अधिकार बताया। जब 1958 से 60 के बीच में चीन की सेना यहाँ पर घुसने लगी, तब भारत और चीन के दोनों नेताओं के बीच तीव्रता के स्तर पर जो बात शुरू हो गई। भारत की चिंताएं बढ़ने लगी कि भाई यहाँ पर चीन हमारे क्षेत्र में आक्रमण मतलब घुसपैठ कर रहा है, और हम चीन के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी वार्ताएं हुई, जितनी भी बैठकें हुई, वो बैठकें असफल साबित हुई। नतीजा यह हुआ कि 26 अक्टूबर 1962 को, कब 26 अक्टूबर 1962 को चीन ने दोनों तरफ, इस तरफ वाले हिस्से पर अक्साई चीन में और नेफा पर इसने आक्रमण कर दिया, ठीक है। 26 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने आक्रमण कर दिया, और अक्टूबर के महीने में पहला आक्रमण किया, और दूसरा नवंबर के महीने में दो सप्ताह लगातार आक्रमण चलता रहा भारत और चीन के बीच, ठीक है। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री और उस समय के जो विदेश मंत्री थे, है ना, कृष्ण मेनन, वीके कृष्ण मेनन, ठीक है, और रक्षा मंत्री थे उस समय के वीके कृष्ण मेनन, वीके कृष्ण मेनन, और भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन लोगों ने यह अंदाजा नहीं किया था कि चीन इतने बड़े स्तर पर हमारे देश पर आक्रमण कर देगा। कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू और कृष्ण मेनन की दूरदर्शिता में कमी देखने को मिली। उन्होंने चीन को अच्छे से नहीं भापा, जबकि दलाई लामा और तिब्बती धर्मगुरु ने पहले ही इसके लिए बतला दिया था, और भी कई लोगों ने इस बात के लिए आगाह किया था कि चीन हमारे दो क्षेत्रों पर, क्योंकि इंटरनेशनल जो लाइन थी, मैकमोहन लाइन, उसको लेकर के हमारे और चीन के बीच में संबंध उतने बेहतर नहीं थे, और हमने इसकी पहले से तैयारी नहीं की थी। क्यों? देखिए भाई, यहाँ पर चीन ने बकायदा यहाँ सड़क बना ली, इधर भी उसने अंदर तक सड़क बना ली, पूरी तैयारी करता रहा चीन जो है, लेकिन हमने अपने तरफ से कोई तैयारी नहीं की। नतीजा यह हुआ कि भारत और चीन के बीच में युद्ध छिड़ा, और जो चीन था वो हमारे असम के मैदानों तक आ गया। असम जो राज्य है उसके मैदानों तक यहाँ पर चीन घुस गया, और उसके बाद करीबन 2 सप्ताह बाद जो है चीन ने एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी, ठीक है। इससे भारत की छवि धूमिल हुई, और चीन से हमें हार मिली, और नतीजा यह हुआ कि वैश्विक पटल पर जो भारत की छवि थी उसे धक्का लगा, ठीक है। अब जब यहाँ पर भारत की जब छवि वैश्विक पटल पर धूमिल हुई, तो भैया क्या हुआ भारत में क्या परिवर्तन हुए? सबसे पहली बात यह थी कि पहली बार इतिहास में, भारत के इतिहास में पहली बार क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार के विरुद्ध, जो उस समय कांग्रेस की सरकार थी, प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार ऐसा हुआ कि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, माफ कीजिएगा, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि देखिए भाई, संसद में, लोकसभा में क्या होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, वह सरकार कहलाती है, प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिमंडल, वो सरकार का पक्ष कहलाता है, और जो विपक्ष के लोग होते हैं, दूसरी पार्टी के लोग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विपक्षी लोग कहलाते हैं। तो अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विपक्ष लाता है। किसके विरुद्ध लाता है? सरकार के विरुद्ध विपक्ष लाता है, कि अब जनता का आप पर विश्वास नहीं रहा। ये लोकतांत्रिक पद्धति है। तो जब 1962 में चीन से, भारत और चीन के युद्ध में हमें हार मिली, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किसके विरुद्ध? कांग्रेस के विरुद्ध, तत्कालीन सरकार के विरुद्ध। और उसी समय कई राज्यों में उपचुनाव हुए, ठीक है ना, उपचुनाव हुए। इन उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को हार मिली। क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कई उपचुनावों में हार गई, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत जो सेना में कई लोग थे, भाई एक आत्मसम्मान भी बहुत बड़ी चीज होती है ना। सेना के कई प्रमुख अधिकारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और कई लोग अवकाश पर चले गए, ठीक है। ये परिस्थितियां निर्मित हुई। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की भी आलोचना की गई।
इसके बाद एक कार्यक्रम हो रहा था, उस कार्यक्रम में 1962 के कार्यक्रम के बाद लता मंगेशकर जो हमारी स्वर सम्राज्ञी है ना, लता मंगेशकर है ना, लता मंगेशकर जी ने एक गाना एक गीत गाया था जो आज भी प्रसिद्ध है ना, कवि प्रदीप का लिखा हुआ है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। ये जब प्रोग्राम, ये कार्यक्रम जब हो रहा था, देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन कभी कभी होता है हमारी सोच, कई बार हम जो सोच रहे हैं वैसा नहीं हो पाता, हम अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है दूसरे ने हमें धोखा दे दिया, ठीक है। तो ये जब ए मेरे वतन के लोगों, जब लता मंगेशकर जी ने गीत गाया, भरी सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू रो पड़े। सोचिए वो दृश्य क्या रहा होगा। भारत और चीन, हमें हार तो मिली, लेकिन हमने अपने आप को रिकवर करने की कोशिश की। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हुआ, महज 2 या 3 सालों बाद ही हमने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में संबंध हमारे उतने बेहतर नहीं रहे। लगभग 10-12 सालों तक कोई राजनयिक संबंध हमारे उतने बेहतर नहीं रहे। 1976 में भारत और चीन के बीच में संबंध बेहतर होना शुरू हुए। भारत और चीन के बीच में क्या हुआ, 1976 में संबंध बेहतर शुरू हुए। इसके बाद 1979 में भारत के जनता पार्टी सरकार के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, 1979 में तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो कहां गए, चीन के दौरे में गए, ठीक है ना। अब यहां से हमारे संबंध बेहतर शुरू हुए वापस। 10-12 साल तक हमारे भारत और चीन के बीच में संबंध उतने बेहतर नहीं थे, ठीक है ना। 1976 तक तो हमारे भारत और चीन के बीच में कोई संबंध उतने बेहतर नहीं थे। 1976 से भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर बने, और 1979 में 1962 के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय कोई मंत्री थे, विदेश मंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो चीन गए। इसके बाद जब राजीव गांधी इसके बाद प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, तब वह चीन की यात्रा पर गए। और अब भारत और चीन के बीच में व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत है। जो छोटी मोटी हिंसाएं जो होती हैं, उन्हें आपसी वार्ताओं के साथ सुलझाने का प्रयास किया जाता है। और भारत की हमेशा से कोशिश रही कि भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर रहे। लेकिन भाई एक सच्चाई है कि हमारे 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और चीन, उन दोनों से हमारे उतने संबंध बेहतर नहीं है। यह अलग बात है कि हम विश्व शांति और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि भाई विकास हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, अर्थव्यवस्था हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए हम बातचीत से, आपसी सामंजस्य से इन मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो ये था आपका भारत चीन संबंध। कल हम पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे रिलेशन होते हैं, ठीक है ना। थैंक यू आप लोगों सभी को।